सिर्फ चार्ट पर देख करके अगर आप किसी भी शेयर को बाय कर लेते हो और फिर आप इंतजार करते हो कि वो शेयर बढ़े, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको उसके बारे में क्या क्या रिसर्च करना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दो, और ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक स्टॉक को बाय करने से पहले उस स्टॉक के बारे में हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या रिसर्च करना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल उसका क्या है स्टेटमेंट, और उसका फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में भी बताऊंगा जिस टूल्स की मदद से आप उस स्टॉक को इजीली फाइंड कर सकते हो और इजीली उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप सभी का, और स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके आप सभी को सारी चीज़ें मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हुई है जिसकी मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिसर्च आप करेंगे, किस टूल पे क्या रिसर्च करना है और किस वेबसाइट पे क्या देखना है, ताकि आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए। अब तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक एज मैंने पहला वेबसाइट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको जिस भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करना है, यहाँ नीचे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सर्च पे आप जा करके उस स्टॉक का नाम लिखते हैं। जैसे मैं एक पार्टिकुलर स्टॉक चुन लेता हूँ, टाटा स्टील। मैं यहाँ पे टाटा स्टील ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने टाटा स्टील स्टॉक लिया, यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में सारी डिटेल आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, तो स्टॉक एज पे अगर हम आए हैं तो स्टॉक एज पे हम क्या क्या देखें कि हमें मदद मिले। तो स्टॉक एज पे देखिए बेसिकली हम किसी भी स्टॉक के बारे में देख सकते हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स, उसके फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। बट उसके अलावा हम डिलीवरी रेशो भी देख सकते हैं, इसके अपडेट्स वगैरह, टेक्निकल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या मेजर आपको देखना है स्टॉक एज के ऊपर आकर के। जैसे कि प्राइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बता रहा है आज 139 रुपीज़ 57 पैसा है। आज 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा है ये शेयर, 1%, अगर हम इसको परसेंट में देखते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे स्टॉक का ओवरव्यू आ जाता है, जो कि हमें हर स्टॉक के बारे में देखना जरूरी है। जैसे आप देख रहे होंगे सेक्टर, किस सेक्टर का ये स्टॉक है, तो आयरन एंड स्टील सेक्टर का है। इंडस्ट्री क्या है इसकी, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट का है। मार्केट कैप आपको देखना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये सब आप चीज़ें आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा डिलीवरीज का। डिलीवरीज पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो डिलीवरीज पे आकर के आप ये देख सकते हैं कि टाटा स्टील के अंदर या जिस भी स्टॉक को आप देखना चाहते हैं उस स्टॉक के अंदर कैसे डिलीवरी रेशो उठ रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति डेली ट्रेड हो रहा है, अगर एक स्टॉक में डेली ट्रेड हो रहा है, तो कितनी क्वांटिटी उसकी सेम डे पे पोजीशन कट जा रही है और कितने पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी की जा रही है, इसी को बोलते हैं डिलीवरी। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, पिछले से पिछले दिनों का दिखाएगा, ये कुछ 2-3 महीने का डेटा यहाँ पर दिखाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आज जैसे कि 3 जनवरी है, तो एक दिन पहले अगर हम जाते हैं 2 जनवरी, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 44%। मतलब कि टाटा स्टील के अंदर जितने भी ट्रेड हुए थे उसमें से 44% के जो शेयर्स हैं वो होल्ड किए गए अगले दिन के लिए। बाकी जो शेयर्स हैं सेम डे इंट्राडे में पोजीशन काट दी गई। प्रॉफिट में या लॉस में वो मैटर नहीं करता। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, यहीं पे इसी बार पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल आपको पूरी यहाँ पे दिख जाएगी। डिलीवर्ड क्वांटिटी इतनी और ट्रेडेड क्वांटिटी एनी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले देखना है, उससे पहले देखना है, उससे पहले देखना है। इससे आपको ये अंदाजा मिल जाता है कि किसी भी शेयर के अंदर लोग रुक रहे हैं या सेम डे पोजीशन काट रहे हैं। अगर रुक रहे हैं तो क्यों रुक रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए, और अगर पोजीशन काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति डिलीवरी उठाता है किसी शेयर का, तो जाहिर सी बात है उसे ये पता लगता है, या उसे कुछ ट्रेंड के अनुसार या टेक्निकल के हिसाब से उसे ये लगता है कि शेयर बढ़ सकता है अगले दिन, इसीलिए वो अगले दिन होल्ड करता है। अगर किसी को लगेगा कि नहीं बढ़ सकता शेयर, तो क्यों रुकेगा अगले दिन के लिए। आगे बात करते हैं, ये समझ गए आप। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो टेक्निकल, ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसी शेयर को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्निकल में आप देखिए परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का एक दिन का परफॉर्मेंस, एक हफ्ते का परफॉर्मेंस, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, या जितना भी वो लाइफ टाइम का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में अगर के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं आप। इससे ये तो फिक्स नहीं होता है कि शेयर बढ़ेगा या गिरेगा, बट हाँ थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हमें आसानी हो जाती है कि शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे शेयर्स हैं, कुछ बता रहे न्यूट्रल है, कुछ बता रहे नेगेटिव है, कुछ बता रहे बियरिश है, कुछ बता रहे ओवरसोल्ड है। तो ये ओवरसोल्ड होता क्या है, जब कोई शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका होता है तो उसी को बोलते हैं ओवरसोल्ड। एक तरीके से शेयर जब ओवरसोल्ड हो जाता है
तो बाउंस बैक करता है, यानी कि वो रिवर्सल लेता है, अब ट्रेंड पकड़ने की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल, फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़रूरी है शेयर का। अब वही चीज़ जो हमें शुरू में हमने देखा था, वही चीज़ आपको फंडामेंटल में भी दिखेगी। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी शेयर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल का एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख क्या क्या सकते हैं, जैसे चार्ट देख सकते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल देख सकते हैं एंड कैश फ्लो देख सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ें देखना जरूरी भी नहीं है, कुछ चीज़ें मेजर मैं आपको बताता हूँ जो देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएनएल। किसी भी शेयर को लेने से पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर चेक करें कि वो शेयर खुद घाटे में है, वो कंपनी खुद घाटे में है कि प्रॉफिट में है, ताकि हमें अंदाजा मिल जाए कि हम इस स्टॉक के अंदर सेफ रहेंगे कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, ज़्यादा डीप तो नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे नेट सेल, मतलब कंपनी का जो हर क्वार्टर वाइज आता है, तो 24 का ये थर्ड क्वार्टर का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कंपनी का नेट सेल कितना है, 2,22,675 करोड़ का। अदर इनकम कितना है, 1262 करोड़ का। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो 2,23,938 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम है थर्ड क्वार्टर में। एंड यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल खर्चा। तो कंपनी ने कमाए हुए टोटल सेल्स में से कितना खर्चा कर दिया, 1,96,975 करोड़ रुपए। और यहाँ पे नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा पीबीआईडीटी। तो ये पीबीआईडीटी क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे टोटल खर्चा वर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट है 26,962 करोड़ का। तो 26,962 करोड़ जो कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें से अभी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया और डिप्रिसिएशन भी नहीं लगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी टोटल इनकम है, जो टोटल प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट हमने दे दिया 7,471 करोड़ का, और डिप्रिसिएशन हमारा लग गया 10,122 करोड़ का, और टैक्सेशन यानी कि टैक्स हमने दे दिया 5,524 करोड़ का। और एक्सेप्शन आइटम है कुछ, यहाँ पे लास्ट आपको दिख रहा होगा पैट। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि सारे टैक्स डिप्रिसिएशन देने के बाद का जो प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं पैट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2,577 करोड़, मतलब सारे खर्चे, सारे लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं, सारे टैक्स देने के बाद हमारे पास जो पैसा बच रहा है, जो नेट प्रॉफिट भी कहा जा सकता है, उसी को बोलते हैं पैट, जो हमारा 2,577 करोड़ का बन रहा है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल के अंदर हमें ये तो समझ में आ गया कि कंपनी जो थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट में है, वैसे ही हम उससे पीछे भी जा सकते हैं, उससे पीछे भी जा सकते हैं, उससे पीछे भी जा सकते हैं। अभी इस साल का जो फाइनल क्वार्टर आएगा उसका भी रिजल्ट हमें दिख जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ओवरऑल क्या प्रॉफिट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर या लॉस कर रही है। तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी खुद घाटे में है तो हमें कैसे प्रॉफिट करा के देगी। और कंपनी बहुत अच्छे रेशो से प्रॉफिट में जा रही है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी जाहिर सी बात है गेन करेगा, हम लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। देन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कैश फ्लो, ये भी जरूरी है, कंपनी के पास कैश फ्लो है कि नहीं, ये भी चीज़ें देखना जरूरी है। तो सेम वैसे ही डेटा है, आप इजीली समझ सकते हैं, नेट चेंज वगैरह, कंपनी के पास टोटल इक्विटी कैश कितना है, ये सारी चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, टेक्निकल देख लिया, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया। देन उसके बाद किसी भी शेयर को लेने से पहले शेयर होल्डिंग भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी का जो शेयर्स है वो किस प्रकार से होल्ड किए गए हैं, किस किस व्यक्ति के पास है, कहाँ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स के पास इतने परसेंट का शेयर आपको दिख पा रहा होगा, नंबर 33% जैसे कि लिखा हुआ है। पब्लिक के पास 66% का शेयर है, एफआई एफपीआई। अब प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स यानी कंपनी के मैनेजमेंट, सीईओ एमडी, ये सारी चीजें कौन होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। तो कंपनी के कह सकते हैं खुद के मेंबर्स के पास जो शेयर्स हैं वो 33% है। अब ये होना कितना चाहिए, किसी भी कंपनी का शेयर अगर प्रमोटर के पास बहुत बड़ी वैल्यू में है, जैसे 60%, 70%, 80% है, तो भी गलत है, और बहुत कम वैल्यू भी ले रखा है तो भी गलत है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर शेयर इतना ही अच्छा है तो कंपनी के मैनेजमेंट ने सिर्फ 2%, 3% का ही होल्डिंग क्यों बना रखा है। इसका मतलब कुछ अंदर की बात है जो गड़बड़ है, जो उनको पता है और हमें वो नहीं बताना चाहते हैं। और अगर किसी कंपनी के अंदर 70-80% का खुद का होल्डिंग प्रमोटर्स ने बना रखा है,
यानी कंपनी के मैनेजमेंट्स ने बना रखा है, तो क्यों बना रखा है? इसका मतलब कंपनी के अंदर बहुत अच्छा कुछ स्टेटमेंट है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चाहती है कि वो सिर्फ वो कमाए और पब्लिक ना कमाए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मैनेजमेंट लालची है और बहुत ज़्यादा कम शेयर ले रखा है। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ गड़बड़ कर रही है, जो अपना रिस्क हमारे ऊपर दे करके थोपना चाहती है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 30%, 40%, 25% एक अच्छा वैल्यू माना जाता है। अगर इतना परसेंट प्रमोटर की होल्डिंग है तो वेल एंड गुड है। एफआई एफपीआई जैसा आप लोग जानते होंगे, फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको एफआई एंड एफपीआई बोलते हैं। उनका भी होल्डिंग होना जरूरी है किसी शेयर के अंदर। अगर फॉरेन के इन्वेस्टर्स अगर किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो शेयर अच्छा ही होगा, तभी तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। डीआई डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सारी चीज़ें ये सब डीआईज में आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन डिपॉजिटरी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये भी देखना जरूरी है। शेयर होल्डर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ ये स्टॉक एज की वेबसाइट पे, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये बेसिकली बहुत अच्छा टूल है, आपको इस पर प्रीमियम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि फ्री वाला प्लान में भी सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम आपको दिख रहा होगा एमएफ होल्डिंग। एमएफ होल्डिंग का मतलब होता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग, मतलब कि इस शेयर के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, यानी होल्डिंग बना रखी है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हैं कि करके जो बड़ी बड़ी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बस ठीक है। तो स्टॉक वाइज पे कुछ ये जरूरी चीज़ें थी जो देखना जरूरी था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप खुद से अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी शेयर को लेने से पहले स्टॉक एक्सचेंज पे इतनी सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अंदाज़ा मिल जाता है कि शेयर कैसा है, फाइनेंशियली कैसा है, फंडामेंटली कैसा है और टेक्निकली भी वो कैसा है। बाकी बात करते हैं। अब हमने किसी स्टॉक को तो देख लिया कि ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आकर के डिलीवरी रेशियो या सारी चीज़ें देख लिया। बट अगर मैं टाटा स्टील को लेना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली तो नहीं ले लूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, इस स्टॉक के कॉम्पिटिटर्स को भी देखूंगा कि इसके अलावा कौन कौन से शेयर्स हैं जो सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है। क्या पता इससे अच्छा कोई स्टॉक हो, या हो सकता है ये सबसे बेस्ट हो अपने सेक्टर में या अपने कैटेगरी में। तो ये चीज़ें आप कहाँ देखेंगे? इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रखा है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। अगेन इसका प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान पे भी आप काम कर सकते हैं, सर्च देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो सर्च में आप स्टॉक का नाम लिखेंगे, ये रहा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जो स्टॉक है इस पे आपको डिटेल्स दिखी है, जो फंडामेंटल फाइनेंशियल हमने देखा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बट वहाँ पे मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वो इजी था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना इजी है, कुछ चीज़ें वो नहीं देता, कुछ चीज़ें ये नहीं देता, तो वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपको, कॉम्पिटिटर्स एंड पेयर्स का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। किसी भी स्टॉक के बारे में आप उसके कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहते हैं उस सेक्टर में, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे देखिए टाटा स्टील मैंने लिखा तो एक कॉम्पिटिटर्स का पूरा पाई चार्ट आ गया, जहाँ पे ये बता रहा है कि टाटा स्टील अपने सेक्टर में किस लेवल पे है और जो बाकी स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं या कम है। ये सारी चीज़ यहाँ चार्ट से आप इजिली देख पा रहे होंगे। टाटा स्टील अपने सेक्टर में बहुत ही कम लेवल पे दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा इस सेक्टर का सबसे हाई रैंक वाला स्टॉक कौन सा है? JSL। यहाँ पे आप देख रही है, वैल्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील को रैंक दी गई है 45, JSW को 65, जिंदल को 65 एंड जिंदल स्टेनलेस को 70 एंड स्टील अथॉरिटी को 60 एंड KIOCL को 50। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट दिया गया है जिंदल स्टील को, यानी कि JSL। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कि हमने टाटा स्टील लिखा और स्टील सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे टॉप के, अब सारे तो नहीं दिखाएगा, तो टॉप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको उठाया और उसमें एक कंपैरिजन किया और एक रैंक दिया, जिससे हमें अंदाजा लग जाए कि टाटा स्टील है अपने सेक्टर में किस रैंक पर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मुझे दिख रहा है JSW और सॉरी JSL। तो अगर मुझे स्टील सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं टाटा स्टील क्यों पिक करूंगा? अब मुझे यहाँ पे देखिए कैटेगरी के अंदर आकर के बहुत ही क्लियर विजन मिल गया कि मैं टाटा स्टील पे ना वर्क करके मैं सबसे पहले JSL पे वर्क करूँ। क्यों? क्योंकि इसकी रैंकिंग ज़्यादा है एज अ कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना जरूरी है। अब अगर मैंने स्टॉक एज पे टाटा स्टील के बारे में देखा, अब मुझे यहाँ पता आके पता चला कि JSL बेस्ट है, यानी कि रैंकिंग में बेस्ट है।
तो मैं एक काम करूंगा, दोबारा जाऊंगा स्टॉक एक्स पे और मैं JSL के बारे में दोबारा रिसर्च करूंगा और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे टाटा स्टील लेना चाहिए कि मुझे JSL लेना चाहिए। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो ट्रेंड लाइन पे आकर के अभी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट मेरा जो समझाना था आप लोगों को, कॉम्पिटिटर्स देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्टॉक का फाइनेंशियल, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हमने स्टेटमेंट देख लिया। देन उसके बाद हमने कॉम्पिटिटर भी देख लिया कि अपने सेक्टर में JSL क्या परफॉर्मेंस कर रहा है या क्या रैंक उठा रहा है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और रह गया, किसी भी शेयर को लेने से पहले जो लास्ट देखना चाहिए आपको, उसकी वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, या बहुत अंडर वैल्यूड है या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है, सिंपली वॉल स्ट्रीट। अब सिंपली वॉल स्ट्रीट पे आकर के भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, सारी चीज़ें। लेकिन अगेन हम यहाँ पे कुछ छोटी चीज़ देखने के लिए आए हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ कि इस वेबसाइट पे जो नहीं है वो इस वेबसाइट पे है, जो इस वेबसाइट पे नहीं है वो इस वेबसाइट पे है। तो हमने स्टॉकेज देख लिया, कॉम्पिटिटर देख लिया, और अगेन हम देखेंगे यहाँ पर आकर के कंपनी की वैल्यूएशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक का नाम टाटा स्टील। तो ये रहा टाटा स्टील, मैं क्लिक करता हूँ टाटा स्टील पे। अगेन सारी चीज़ें आ गई, पूरी डिटेल आ गई इसके बारे में। आप एक एक करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट मुझे सिर्फ वैल्यूएशन बताना है तो मैं वैल्यूएशन बता रहा हूँ। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन है वैल्यूएशन का, आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो वैल्यूएशन का पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें ये इसने कुछ पैरामीटर्स को पास किया है, कुछ पैरामीटर्स को पास नहीं किया है, तो हम इसको स्किप करते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस बेसिस फेयर वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर का जो करंट प्राइस है 138 रुपये, अभी अपडेट नहीं हुआ है, एक दो दिन थोड़ा पीछे चलता है डेटा। तो करंट प्राइस क्या है इसका, 138 रुपये है, और इस शेयर का जो फेयर वैल्यू है 169 रुपये 38 पैसे। मतलब कंपनी अपने फेयर वैल्यू से अभी बहुत पीछे चल रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे अंडर वैल्यूड चल रहा है। मतलब A169 पे जाने की संभावना तो है। कोई भी स्टॉक अगर अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो अंडर वैल्यूड है, अपने फेयर वैल्यू पे जरूर जाएगा। जैसे हमने एक शेयर लिया था LCD, जो 3 रुपये 4 रुपये समथिंग चल रही थी, और आज वो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है झटके में। क्यों? क्योंकि उसकी बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू बहुत अच्छी थी, बट उसको ट्रेड बहुत नीचे किया जा रहा था। तो उसी तरीके से होता है कि यहाँ पे देखिए करंट प्राइस क्या है इसका 138, और फेयर प्राइस क्या है इसका 169। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो शेयर है ये अपने करंट प्राइस से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल हेल्थ का ऑप्शन है। ये वैसे टॉपिक में नहीं था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ में आकर के आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स है और टोटल लाइबिलिटी, ये भी जरूरी है कि कंपनी कर्जे में है कि नहीं है। एक एक बार चार्ट, एक कॉलम चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं, जो कि हमने स्टॉक एक्स पे देखा था, बट यहाँ पे एक चार्ट की मदद से हमें दिखा रहा है। तो कंपनी का शॉर्ट टर्म में जो ये एसेट है आपको दिख रहा होगा और लाइबिलिटी है, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर संपत्ति से ज़्यादा कर्जा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये कर्जदार है, कंपनी बहुत कर्जा ले रखी है। लेकिन अगर हम कंपनी को लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका एसेट बहुत ज़्यादा है और एसेट के मुकाबले कर्जे बहुत कम है। इससे एक अंदाजा और मिल रहा है कि कंपनी को अगर मैं शॉर्ट टर्म में लेता हूं तो मे भी हम लॉस में रहें, तो इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस अगर कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रहता है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपकी आपको टाइमली रिप्लाई करें। और इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए अगला क्या वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंदीदा टॉपिक पे हम जरूर वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।